बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम साइटोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ए जनांग में, रूट टिप, बी तनाग्र में, शूट टिप, सी पुष्पकली में, फ्लोरल बर्ड, डी सभी में, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकली में, फ्लोरल बर्ड में। मियोटिक सेल डिवीजन क्या होता है? मियोटिक सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक है। और प्लांट्स में ये सेल डिवीजन कब होता है? प्लांट में ये सेल डिवीजन जब होता है स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर मियोटिक सेल डिवीजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मियोटिक सेल डिवीजन होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तब मियोटिक सेल डिवीजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 प्रश्न। 30 प्रश्न जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पार्ट 1 प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अगला प्रश्न है, पादप के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जा सकता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड टू स्टडी मियोसिस? ए जड़, रूट, बी पुष्पकली, फ्लोरल बर्ड, सी तना, स्टेम, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पकली, फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। मियोसिस के दौरान, ड्यूरिंग मियोसिस, ए क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, बी क्रोमोसोम की संख्या 1/8 हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स 1/8, सी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, डी क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर्स बिकम डबल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34th क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को करता है। मियोटिक डिवीजन मेक्स द क्रोमोसोम नंबर ए 1/4, 1/4, बी दुगनी, डबल, सी आधी, हाफ, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी, हाफ। मियोटिक सेल डिवीजन में अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। 35th क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? विच स्टेज कम्स लास्ट ड्यूरिंग माइटोसिस? ए टेलोफेज, बी एनाफेज, सी मेटाफेज, डी प्रोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टेलोफेज। टेलोफेज जो होती है सबसे लास्ट फेज होती है माइटोसिस के टाइम पर। तो माइटोटिक सेल डिवीजन की खोज सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले जो थी माइटोटिक की खोज फ्लेमिंग ने की थी, और कब की थी? 1882 में की थी। इसके बाद हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज, सेकेंड स्टेज होती है मेटाफेज, थर्ड स्टेज होती है एनाफेज एंड फोर्थ स्टेज होती है टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन। सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ए 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, बी 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, सी 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, डी 2 समरूप केंद्रक बनते हैं, 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 37th क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला अदृश्य हो जाती है। ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एट ए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में, अर्ली प्रोफेज में, बी विलंबित पूर्व अवस्था में, लेट प्रोफेज में, सी मध्य अवस्था में, मेटाफेज, डी पश्चिम अवस्था में, एनाफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विलंबित पूर्व अवस्था में, लेट प्रोफेज में। समसूत्री यानी माइटोसिस सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, लेट प्रोफेज का स्टेज जब आती है तब उस अवस्था में केंद्रक कला, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियर जितने भी हमारी सेल और केंद्रक कला होती है यानी कि न्यूक्लियस वगैरह जितना भी होता है, और
स्ट्रक्चर्स, अदर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, आदि संरचनाएं, केंद्रिका हो गई, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गए, वो सब क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी समय कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें यानी कि माइक्रोस्कोप से देखें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमको दिखाई नहीं देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 38th क्वेश्चन। सूत्रीय विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी? ए प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीलोफेज। सूत्रीय विभाजन माइटोसिस की खोज सबसे पहले किसने की थी? मैंने आपको भी बताया था, फ्लेमिंग ने की थी, 1882 में की थी। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों में बांटा इन्होंने क्रोमोसोम्स को। इसके बाद प्रोफेज विभाजन की प्रथम अवस्था है, जबकि प्रोफेज जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन है, और टीलोफेज जो है वो लास्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन है। तो टीलोफेज की स्टेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। 39th क्वेश्चन देखते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए साइटोकाइनेसिस, बी काइजमेटा फॉर्मेशन, सी गुणसूत्रीय वियोजन क्रोमोसोमल डिसजंक्शन, डी गुणसूत्रीय युग्म क्रोमोसोमल पेयरिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रीय युग्म क्रोमोसोमल पेयरिंग। पैक्टिन अवस्था में सिनेप्सिस जब हो रही होती है, सिनेप्सिस के दौरान क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स संरचना बनती है। कब बनती है? जब पैक्टिन स्टेज होती है, पैक्टिन की स्टेज होगी और उसमें कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, सिनेप्सिस का प्रोसेस चल रहा होगा। उस टाइम पर क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बनता है। और यहीं पर ही क्या होता है, यहां पर ही जब ये सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तब बाइवैलेंट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीन विनियम किसके मध्य होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन ए दो भिन्न जीवों के युग्मकों के मध्य, क्रेमिट्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बी एक क्रोमोसोम के 2 गैर सह क्रोमेटिडों के मध्य, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, सी एक समजात जोड़े के 2 सह क्रोमेटिडों के मध्य, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर, डी एक समजात जोड़े के 2 गैर सह क्रोमेटिडों के मध्य, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक समजात जोड़े के 2 गैर सह क्रोमेटिडों के मध्य, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है, समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिग्रेट टू द प्रेजेंस ऑफ ए अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड्स, बी समजात गुणसूत्र होमोलोगस, सी युगली बाइवैलेंट्स, डी गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमेयर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, युगली बाइवैलेंट्स। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, जब प्रोफेज 1 की स्टेज होती है, प्रोफेज 1 की स्टेज में जाइगोटीन के टाइम पर क्या होता है, बाइवैलेंट्स या युगली बनते हैं। तो ये जो बाइवैलेंट और युगली होते हैं ये केवल किसमें बनेंगे, मियोसिस के टाइम पर ही बनते हैं, माइटोसिस में ये नहीं बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, युगली बाइवैलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन ए अर्धगुणित कोशिका में, हैप्लॉइड सेल्स में, बी द्विगुणित कोशिका में, डिप्लॉइड सेल्स में, सी दोनों अर्धगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं में, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, डी द्विगुणित दैहिक कोशिका में, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों अर्धगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं में, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो कहाँ होता है, वो सोमेटिक सेल्स में होता है।
ये आप लोगों को पता है कि सोमेटिक सेल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से ही ग्रोथ होती है। अब इसमें क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो मदर क्रोमोसोम के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे, जेनेटिक क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब क्या है कहने का कि पेरेंटल जो क्रोमोसोम है मेल और फीमेल के बराबर हो जाएंगे, मदर सेल के बराबर हो जाते हैं। और ये जो विभाजन होता है, ये डिवीजन जो होता है, ये दोनों ही स्टेजेस में होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कोशिकाओं में होता है, ठीक है, दोनों ही सेल्स में होता है। तो इसीलिए इसका आंसर है कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य होते हैं। पॉइंट आउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए मैकेनिकल स्पॉट, मैकेनिकल सपोर्ट, बी लाइपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन उत्पादन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, बी सी ट्रांसलोकेशन, डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मैकेनिकल सपोर्ट, लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन प्रोडक्शन, सिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन, ये सारे के सारे काम किसके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था के.आर. पोर्टर ने। नाम भी याद रखिएगा साइंटिस्ट का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। कब की थी, 1945 में की थी। उन्होंने ही बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ ए चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी नाभिक की न्यूक्लियस, डी हरित लवक की क्लोरोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो प्रोटीन का निर्माण होता है यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होती है। इसकी जो बाहर की सरफेस होती है वो कैसी होती है, बाहरी सतह पर बहुत सारे राइबोसोम्स छोटे छोटे प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ये हमें खुरदुरी दिखाई देती है। और राइबोसोम्स ही प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45th क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम ईआर से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ईआर बाय ए राइबोफोरिन, बी राइबोसोमल आरएनए, सी टीआरएनए, डी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइबोफोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 46th क्वेश्चन, चिकने अंतर्द्रव्यीय रेटिकुलम निष्पादन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स ए लिपिडों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, बी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सी स्टेरॉल उपाचय, स्टेरॉयल मेटाबॉलिज्म, डी निर्वासीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल इज मोस्टली फाउंड इन ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे आप, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। और उन्होंने ही बताया था कि जो भी सेल होता है हर एक सेल में एक केंद्रक होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी सेल्स में एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या उनके नाम भी आप याद रखिएगा। एक पौधा होता है बाउचेरिया और दूसरा पौधा होता है हमारा क्लेडोफोरा। ठीक है, ये जो क्लेडोफोरा और बाउचेरिया है इसमें क्या है, एक इनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। 48th क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन अपनी खोज के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ए हरित लबक क्लोरोप्लास्ट, बी केंद्रक न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 49th क्वेश्चन है, एक्रोसोम बना होता है। एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ ए गोल्जी का, गोल्जी बॉडीज, बी माइटोकॉन्ड्रिया का, सी राइबोसोम्स का, डी सेंट्रियोल्स का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडीज। एक्रोसोम्स जो होते हैं वो गोल्जी बॉडीज के बने हुए होते हैं। एक्रोसोम होता क्या है? एक्रोसोम जंतुओं के स्पर्म के जो सबसे ऑर्गेनिज्म का जो स्पर्म होता है उसका जो सबसे आगे वाला भाग होता है, उस स्ट्रक्चर को जिसमें कि ओवम की कलाओं को भेदने से संबंधित एंजाइम्स होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन, डीएनए में पाया जाने वाला यह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? विच वन इज डीएनए नाइट्रोजनस बेस विद सिंगल रिंग स्ट्रक्चर? ए यूरेसिल, बी थाइमीन, डी एडेनिन, डी ग्वानिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थाइमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीएडेनाइजेशन में होता है। पॉलीएडेनाइजेशन इन्वॉल्व्स ए 7 MgTP को 3 सिरे पर जोड़ना, एडिशन ऑफ 7 MgTP टू 3 एंड, बी पॉली ए पूंछ को हटाना, रिमूवल ऑफ पॉली ए टेल, सी पॉली ए पूंछ को 5 डैश सिरे पर जोड़ना, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 5 एंड, डी पॉली ए पूंछ को 3 के सिरे पर जोड़ना, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल टू 3 एंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पॉली ए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल टू 3 एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन, एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल, बी यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल, सी दोनों में, इन बोथ, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। एस प्रकार का राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53rd क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राइबोसोमल आरएनए एक सुकेंद्रीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोमल आरएनए इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म? ए 5s, बी 5.8s, सी 16s, डी 28s। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54th क्वेश्चन, निम्न में कौन सबसे छोटा आरएनए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए? ए मैसेंजर आरएनए, बी राइबोसोमल आरएनए, सी ट्रांसफर आरएनए, डी एचएन आरएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए होता है और मैसेंजर आरएनए जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मैसेंजर आरएनए हो गया और सबसे छोटा हो गया ट्रांसफर आरएनए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ट्रांसफर आरएनए केंद्रिका के अंदर निर्मित नहीं होता? विच ऑफ दीज ट्रांसफर आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड विद इन न्यूक्लियॉन्स? ए 5s, बी 5.8s, सी 18s, डी 28s। द करेक्ट आंसर इज, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन आया है पीजीटी 2011 में और इस क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो 5s दिया गया, इसमें 5.8s दिया गया और 18s दिया गया, 28s दिया गया। पर ये क्वेश्चन जो था वो पीजीटी 2011 का एक विवादित क्वेश्चन था। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं
वो किसके दिए गए हैं? राइबोसोमल आरएनए के दिए गए हैं। ये जो विकल्प है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ये राइबोसोमल आरएनए के दिए गए हैं, लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछ लिया? ट्रांसफर आरएनए पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही मिस्टेक थी, इसीलिए विवादित प्रश्न था। ऑप्शंस अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के फॉर्म में देखें कि यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, तो ट्रांसफर आरएनए की वजह से ये ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। अगर ये यहाँ पर आरएनए राइबोसोमल आरएनए ही लिख देते और ये ऑप्शन देते, तब ये प्रश्न सही होता। अगला प्रश्न देखते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन है, बालबियानी रिंग पाई जाती है। बालबियानी रिंग्स फाउंड इन ए पॉलीटीन गुणसूत्रों में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, बी लैम्ब्रश गुणसूत्रों में लैम्ब्रश क्रोमोसोम, सी पॉलीसोम्स गुणसूत्रों में पॉलीसोम क्रोमोसोम, डी हेट्रोसोमस गुणसूत्रों में हेट्रोसोमस क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीटीन गुणसूत्रों में पॉलीटीन क्रोमोसोम। सब जानते हैं बाल्बियानी रिंग होती क्या है? बाल्बियानी रिंग सबसे पहले जो इसको नाम मिला है वो इसके साइंटिस्ट के नाम पे मिला है। बाल्बियानी रिंग की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट थे बाल्बियानी। और इन्होंने ये खोज की किसमें थी? इन्होंने ये खोज जो थी वो ड्रोसोफिला में की थी। किसमें की थी? ड्रोसोफिला, यानी कि घरेलू मक्खी के अंदर ये खोज की थी, उसकी लार में खोज की थी। अब देखते हैं पॉलीटीन क्या होता है। पॉलीटीन एक अलग ही तरीके का क्रोमोसोम होता है जो नॉर्मल क्रोमोसोम से बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और इस क्रोमोसोम की खोज जो थी वो सबसे पहले बाल्बियानी नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला मक्खी के जो लार ग्रंथियां थी उसमें देखा था इसने। तो इसके बाद इन्होंने ये क्या बताया था कि ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें क्या होता है, इन गुणसूत्रों में जब विकास होता है, ग्रोथ होती है, यानी कि जब इनका ग्रोथ हो रही होती है, विकास हो रहा होता है, तो इस स्टेज पे क्या होता है, इन गुणसूत्रों में, इन क्रोमोसोम्स में कुछ भाग जो होते हैं वो फूल जाता है। उन फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? उन फूले हुए भाग को पफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पफ्स बोलते हैं। तो कुछ बड़े बड़े फूले हुए भाग भी होते हैं, उन्हीं बड़े फूले भागों को बाल्बियानी रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्बियानी रिंग कहा जाता है। और इन बाल्बियानी रिंग पर डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? ओपन होता है, ओपन डीएनए होता है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी होता है, सक्रिय होता है। तो बाल्बियानी रिंग के बारे में क्या है? बाल्बियानी रिंग क्या है? बाल्बियानी रिंग को साइंटिस्ट बाल्बियानी ने खोजा था, ड्रोसोफिला के अंदर खोजा था। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि बाल्बियानी रिंग जो होते हैं इनका जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे पफ बोलते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा फूला हुआ हिस्सा होगा, नॉर्मल से ज्यादा फूला हुआ होगा, उसको बाल्बियन रिंग बोलेंगे। और इस बाल्बियन रिंग पे क्या होगा? डीएनए जो होंगे वो ओपन होंगे और बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम का सुझाव दिया गया। द नेम पॉलीटीन क्रोमोसोम वाज सजेस्टेड बाय ए ई जी बाल्बियानी द्वारा, बी कोलर द्वारा, सी हाइटिस द्वारा, डी बावर्ड द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ई जी बाल्बियानी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन है हमारा। पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। पॉलीटीन क्रोमोसोम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ए घरेलू मक्खी में, हाउस फ्लाई, बी मधुमक्खी में, हनी बी, सी ड्रोसोफिला में, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ड्रोसोफिला। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ मैंने खुद से बुक से शॉर्ट आउट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस सेट पूरा देखें, क्योंकि आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एलटी ग्रेड का और टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का। तो अपने एग्जाम पर अभी से फोकस करें, तैयारी करें, ताकि आप सभी के सभी सफल हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज सर्वाधिक क्रियाशील होता है। डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली एक्टिव ड्यूरिंग ए प्रोफेज में, बी मेटाफेज में, सी एस अवस्था में, डी G2 अवस्था में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एस अवस्था में, एस फेज में। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सबसे ज्यादा एस अवस्था यानी एस फेज में
एक्टिव होता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये डुप्लीकेशन और या रेप्लिकेशन में भाग लेने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये किस में भाग लेता है? डुप्लीकेशन या यानी कि द्विगुणन या फिर रेप्लिकेशन। ठीक है, द्विगुणन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन में ये सब भाग लेने वाला सबसे एक्टिव एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। और ये जो रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन या द्विगुणन होता है ये कब होता है? ये कोशिका की एस अवस्था यानी सेल साइकिल की जो एस स्टेज आती है उस टाइम पर होता है। इसीलिए ये एंजाइम जो होता है इस अवस्था में यानी कि एस फेज की स्टेज में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्वेश्चन, 60वां प्रश्न है हमारा। निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज एस फेज ऑफ सेल साइकिल? ए मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, ह्यूमन नर्व सेल्स, बी एपिथेलियल कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स, बी स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, ह्यूमन नर्व सेल्स। मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं या भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रॉयनिक स्टेज, हम कुछ भी कहें, इसके बाद क्या होता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिवीजन या विभाजन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि एस प्रावस्था में फिर ये एस स्टेज में नहीं जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 61 प्रश्न। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन ए एस अवस्था, एस फेज, बी G1 अवस्था, G1 फेज, सी G1 एंड G2 अवस्था, G1 एंड G2 फेज, डी एम अवस्था, एम फेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, G1 एंड G2 अवस्था, G1 एंड G2 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 क्वेश्चन। हिस्टोन प्रोटीन तथा आरएनए संश्लेषित होता है। हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन ए G1 फेज, बी एस फेज, सी मेटाफेज, डी एनाफेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, G1 फेज। हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस कब होती है? G1 फेज में होती है। 63rd क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के इंटरफेस में डैश चरण होते हैं। देयर आर डैश स्टेजेस इन इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। ए G1 फेज, बी एस फेज, सी G2 फेज, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। 64th क्वेश्चन, कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा यदि वह प्रवेश करेंगी। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन अ सेल व्हेन इट एंटर्स इन ए G1 फेज में, बी एस फेज में, सी G2 फेज में, डी एम फेज में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम फेज। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको भी मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 65th क्वेश्चन है, प्याज की जड़ कोशिकाएं द्विगुणित 2n होती है तो G2 के अंत में डीएनए की मात्रा कितनी होगी? रूट सेल्स ऑफ अनियन आर डिप्लॉयड, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी एट द एंड ऑफ G2 फेज? A 4n, B 8n, C 2n, D 16n. The correct answer is option number A, 4n. G1 फेज या G1 प्रावस्था में जो समसूत्री विभाजन होता है यानी कि समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। इस प्रावस्था में, इस स्टेज में होता है क्या है कि कोशिका उपाचयी रूप से सक्रिय होती है, सेल जो होती है वो पूरी तरीके से एक्टिव होती है और लगातार ग्रोथ करती रहती है। लेकिन जो इसका डीएनए होता है, अगर हम डीएनए की बात करें तो इसका डीएनए जो होता है वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही एस फेज आती है तब डीएनए का निर्माण होना शुरू होता है, डीएनए की सिंथेसिस होना शुरू होती है और ये एक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 66 क्वेश्चन है, लाइसोसोम्स की उत्पत्ति होती है। लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए माइटोकॉन्ड्रिया से, बी सेंट्रियोल से, सी कोशिका कला से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी गोल्जी उपकरण से, गोल्जी एपरेटस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण से, गोल्जी एपरेटस।
अगला प्रश्न देखते हैं, 67th क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ ए डीएनए तथा प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स, बी आरएनए तथा प्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स, सी आरएनए तथा अमाइनो अम्ल, आरएनए एंड अमाइनो एसिड्स, डी आरएनए एंड डीएनए, आरएनए एंड डीएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली आरएनए और प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। तो राइबोसोम जो होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली होती है। सबसे छोटी सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग जिसे हिंदी में बोलेंगे, तो ये सबसे छोटी कौन सी होती है, वो होती है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम्स आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 68th क्वेश्चन है हमारा। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर ए कार्बोहाइड्रेट, बी बसा फैट, सी प्रोटीन्स, डी शर्करा शुगर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली ये क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। और एंजाइम प्रोटीन के समान अमाइनो एसिड के बहुलक है तथा इनका जो सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स पर ही होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 69th क्वेश्चन। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। एंजाइम इनहेंसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय ए अनुकूलतम पीएच देकर, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम पीएच, बी तापमान बढ़ाकर, रेजिंग द टेम्परेचर, सी सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डी एटीपी उत्पादित करके, प्रोड्यूसिंग एटीपी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय ऊर्जा को घटाकर, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन है। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच के आबंध होने चाहिए। द बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी ए दुर्बल एवं दीर्घकालिक, बी एंड लॉन्ग लिव्ड, बी दुर्बल एवं अल्पकालिक, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, सी सबल एवं दीर्घकालिक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड, डी सबल एवं अल्पकालिक, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल एवं अल्पकालिक, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड। तो ये थे हमारे साइटोलॉजी के 70 प्रश्न। अब तक हमने 70 प्रश्न को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसका पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3 के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।